वेलकम टू लाइव सेट स्टडी। तैयारी से आपकी सफलता तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग आज सीसी टेस्ट पेपर फोर डिस्कस करेंगे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लें। यह सीसी टेस्ट पेपर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। उन तीनों वीडियो को देखें, वहाँ से आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि जो ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यह पास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं, फर्स्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जो आपके टीचिंग एग्जाम संबंधित परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, संवैदिक पेशीय चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो इसमें इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण। तो ये क्वेश्चन तो यही बन गया कि जीन पियाजे ने कौन सा एक दिया है, सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का चरण। तो जीन पियाजे महोदय इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे को देख लेते हैं। जीन पियाजे कौन है। तो जीन पियाजे महोदय यही है, इनका यह फोटो है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जीन पियाजे महोदय इनका यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। एक क्वेश्चन यह है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वह जीन पियाजे महोदय दिया। जीन पियाजे जब भी हैं तो यह फोटो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब संज्ञानात्मक विकास का चरण क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जीन पियाजे ने देखा कि सोच जो है वह अलग अलग चरणों में आगे बढ़ती है, जो गंभीर रूप से चुनौतीपूर्ण होती हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरण के चार चरणों में पहचान की और निष्कर्ष निकाला कि सभी बच्चों का मानसिक संरचना का संगठन हमेशा एक विशेष क्रम में होता है, जिसे बौद्धिक विकास के निश्चित चरण में शामिल किया। जीन पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास के 4 चरण हैं। बौद्धिक विकास के 4 चरण कौन कौन हैं। तो पहला है संवैदिक पेशीय चरण, यह है पहला संवैदिक पेशीय चरण। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, यह सेकेंड नंबर है, पूर्व संक्रियात्मक चरण। थर्ड मूर्त संक्रियात्मक चरण और फोर्थ अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो क्वेश्चन क्या था कि जीन पियाजे महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण कौन है। तो तीसरा चरण यह है मूर्त संक्रियात्मक चरण। यह क्वेश्चन याद रखिएगा कि जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का चरण का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण के सिद्धांत दिए हैं, जो पहला हो गया संवेदी पेशीय, दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक चरण और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महेश ने एक सत्र में 50 मैच खेले, उनमें से 30 मैच जीते। तो महेश ने कितने मैच जीते, तो महेश ने कितने जीते मैच की संख्या पूछ रहा है। तो जीते मैच का प्रतिशत निकालेंगे, जीते मैच का प्रतिशत निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीते मैच की संख्या बट्टा कुल मैच की संख्या गुने 100। तो अगर हम लोग देखें तो जीते मैच की संख्या कितनी है, तो जीते मैच की संख्या है 30 गुने 100 बट्टा कुल मैचों की संख्या। तो कुल मैच कितने हैं, 50 है। तो 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया, 5 से कट गया 20 बार में, और 20 में 3 से गुणा करेंगे तो 20 दिया 60% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60%। तो इसमें 60% ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा क्या है, जीते गए मैच की प्रतिशत संख्या। तो देख लीजिए एक बार और। तो जीते गए मैच की संख्या कितनी है, 30 है, और बट्टा कुल मैचों की संख्या। तो कुल मैच की संख्या 50 हो गई, और गुने 100। तो गुने 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 20 बार में, तो 20 बार में कट गया तो 20 दिया 60, 3 बचा है ना, तो 20 दिया 60%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम भी अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक क्या कर सकें, शेयर कर सकें। यदि आप भी जल्द से जल्द एक सफल आदर्श शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो छोड़ने से पहले हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम संबंधी परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा हमारा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो की सीरीज को पर डे देख लेते हैं तो आपको जरूर टीचिंग एग्जाम संबंधी किसी भी एग्जाम में आपको जरूर सफलता मिलेगी, या आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है। तो वह क्वेश्चन क्या है, वह क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो -4 में +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे -4 में +2 जोड़े तो -2। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, -3 का -3 लिख लेते हैं, -3। नेक्स्ट क्या कर रहा है, माइनस में माइनस से गुणा हुआ तो प्लस हो गया, +3, और यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट। -3 में -7 से गुणा, तो माइनस में माइनस से गुणा हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 हो गया।
4 और यहाँ पे -8 है तो -8 लिख लिए, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, +4 है तो +4 लिख लिए और -48 में 6 से भागा देंगे तो 8 6 48 यानी -8 आ गया और बीच में ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुणा कर लिया तो प्लस हो गया, 2 3 6, -2 में -3 से गुणा किया तो 6 हो गया और यहाँ पे +3 है तो +3 गुणा का चिन्ह इसलिए गुणा और 21 में से 8 गया तो 13 और यहाँ पे +4 और प्लस में माइनस से गुणा, +4 में -8 से गुणा होगा तो 8 चौको 32 और प्लस में माइनस से गुणा तो -32 तो -32 हो गया। तो फिर हम लोग देखेंगे तो 13 या 39 में से 32 चल गया तो 7 हो गया, 7 में 6 जोड़ दिए तो 13, 7 6 13 देखिएगा एक बार कि यहाँ पे +6 था और यहाँ पे 13 या 39 हो गया, 39 में से 32 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 7 हो जाएगा, तो 6 + 7 = 13। यह जो 13 आ गया ऑप्शन नंबर बी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईबीएस में खाद्य एक अध्याय है, क्योंकि जब भी ईबीएस का क्वेश्चन दे, ईबीएस मतलब इन्वायरमेंटल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, तो आप अपने दैनिक जीवन से इसको जोड़ेंगे तब आप आसानी से आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ईबीएस एक खाद्य अध्याय है, फूड एक अध्याय है, चैप्टर है। क्यों है, क्या कारण है, क्योंकि क्या कारण है कि छात्र परीक्षा में उत्तर लिख सकें, छात्र भोजन का आनंद लेते हैं, छात्र को उचित आहार के बारे में पता होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि ईबीएस में खाद्य मतलब फूड एक चैप्टर है, फूड एक चैप्टर है, एक अध्याय है, क्योंकि क्यों है तो छात्र परीक्षा में उत्तर लिखेंगे इसलिए। वह तो हर चैप्टर में होता है, कोई भी चैप्टर रहेगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए तो होगा नहीं। छात्र भोजन का आनंद लेते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं हाँ कि हर छात्र भोजन का आनंद लेता है, इसलिए ये भी गलत है। छात्र को उचित आहार के बारे में पता होना चाहिए, हाँ आहार के बारे में छात्र को पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट लेंगे तो हमको क्या होगा। जैसे अगर आप कैल्शियम लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं तो आपकी हड्डी मजबूत होती है, दांत वगैरह, ठीक है। आयरन लेते हैं तो आपका जो ब्लड है वो क्लोटिंग नहीं होगा। ऐसे बहुत सारा चीज़ है जिसमें हम लोग विटामिन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य एक अध्याय है। इसका कारण है कि छात्र को जो फूड एक चैप्टर है इससे यह प्राप्त होता है कि यह ज्ञान हमको ज्ञात होता है, छात्रों को ज्ञात होता है कि उचित आहार के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने के बाद 20% की हानि होती है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना बेचना होगा। तो किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100% में खरीदी गई है, ये इसका सीपी है कॉस्ट प्राइस, 20% हानि पर बेची गई यानी 80%, 80% बराबर कितना बेचा गया 44 रुपये में, तो 80% हटा देंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से 2 से कट गया 4 बार में, 2 से कट गया 5 बार में और 4 से कट गया 11 बार में, 11 में 5 से गुणा हो गया तो कितना हो गया 11 5 55, 55 क्या हो गया इसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस याद रखेंगे। तो इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया, सीपी आ गया कितना 55 रुपया। अब कह रहा है तो इसको 10% फायदा पर, तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है तो 10% लाभ पर बेचना है, यानी 110% में बेचना होगा। प्रतिशत हटा देंगे तो 50, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 11 से 11 में गुणा होगा तो 121, 121 में 2 से भागा देंगे तो 120 को भागा देंगे तो 60 और 1 को भागा यानी 60.5 आ गया, कितना गया 60.5 रुपया। इतना रुपया बेचेंगे तो उसको 10% फायदा हो गया। अभी इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो याद रखेंगे कि जब भी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस यानी प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन है तो उसको परसेंटेज पर सॉल्व करें ताकि आपको सहूलियत महसूस हो और बहुत ज़्यादा फार्मूला आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले जो 100% सीपी मान लिए, हाँ 20% हानि हुआ इसलिए 80% कर दिया, 80% निकाले तो 80% के बराबर कर दिए 44 को, तब 100% निकालिए तो सीपी आ गया, 10% बढ़ा दिए तो इसका प्रॉफिट आ गया यानी 60.5। समझ में आ गया, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा कारक, कौन सा है देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सा कारक वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है, पर्यावरण, पोषण, अनुवांशिकता या सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि और विकास। यह जो टॉपिक है यह बीएड के फर्स्ट ईयर में बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सीटेट के लिए या किसी भी स्टेट के लिए भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है कि वृद्धि और विकास में इसके अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। कल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा कारक वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। अनुवांशिकता, हेरिडिटी, पर्यावरण, एनवायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स, पोषण, यह सभी जिम्मेदार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। क्योंकि अनुवांशिकता का व्यक्ति विभिन्नता पर प्रभाव ही पड़ता ही है, पर्यावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और पोषण नहीं मिलेगा तो कैसे विकास करेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सभी। यह तीनों का प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात वृद्धि और विकास का कारक है, जिम्मेदार है। और वृद्धि और विकास क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों तो एक ही तरह लग रहा है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक अंगों का विस्तार, जो एकांगी होता है। शारीरिक अंगों का फिजिकल जो बॉडी है, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके बारे में ही केवल वृद्धि बात करता है। जबकि विकास बहुमुखी सर्वांगीण रूप से होता है, जबकि विकास जो है यह बहुमुखी होता है।
वृद्धि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता लाती है जो जन्मजात गुणों पर आधारित होता है, हेरिडिटी पर डिपेंडेंट करता है। जबकि विकास जो है शारीरिक मानसिक गुणों में परिवर्तन नहीं लाता, वरन संवेगात्मक, सामाजिक एवं अन्य प्रगतिशील गुणात्मक परिवर्तन भी लाता है। ये परिवर्तन पर्यावरण में से प्रभावित होते हैं। मतलब जो विकास है यह आपके सब डेवलपमेंट करता है। यह आपको इको, सोशल, इमोशन सबका डेवलपमेंट करता है। विकास में आपके फिजिकल से लेकर इमोशंस तक हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है, तो वो आपका डेवलपमेंट हो गया। और ग्रोथ क्या हुआ, जिसमें आपको केवल फिजिकल एवं मेंटल डेवलपमेंट हो, तो वह वृद्धि हो गया, ग्रोथ हो गया। वृद्धि क्या है, वृद्धि एक समय पर रुक जाता है, अर्थात प्रौढ़ावस्था आते आते, जब हम लोग 30 से 35 साल के होते हैं, प्रौढ़ावस्था आते आते वृद्धि का जो होता है ग्रोथ वह रुक जाता है। जबकि जो विकास है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है यह जीवन पर्यंत चलने वाली, अर्थात बूम टू टूम, गर्भ से लेकर मौत तक, गर्भ से मौत तक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वृद्धि किसी एक पक्ष को प्रकट करती है। वृद्धि जो है वह किसी एक पक्ष को दिखाती है, जबकि विकास सर्वांगीण परिवर्तन का योग है। वृद्धि केवल वन साइड को फोकस करती है, जबकि जो विकास है या यहाँ पे बहुमुखी या सर्वांगीण वही है, तो उसका विकास करती है, चारों चौमुखी विकास करती है। नेक्स्ट, जो वृद्धि होती है यह व्यक्ति विभिन्नता पर आधारित होती है। वृद्धि जो होती है वह व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है, जबकि विकास में समानता होती है, विकास सब में एक समान होता है। नेक्स्ट है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। हाइट को, वेट को जो मेजरमेंट हो सकता है, किया जा सकता है, जबकि विकास का स्पष्ट मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता, स्पष्ट मापन नहीं किया जा सकता, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो यह एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। वृद्धि एंड विकास में अंतर, यह आपके सीटेट, एस्टेट या किसी भी आप टेट देते हैं, सुपर टेट, वहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन बन जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोग एग्जाम देके देखिएगा। एग्जाम जो दिए उनको एक्सपीरियंस भी होगा कि इससे क्वेश्चन पूछता है। बूम टू टूम वाला, गर्भ से तो मौत तक वाला क्वेश्चन हर बार ही डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समावेशी। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समावेशी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखते हैं समावेशी शिक्षा है क्या है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का आनंद लेती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का आनंद लेती है। देखिएगा ऑप्शन सब लगेगा सब सही ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो अंतर समझ में आएगा। बी ऑप्शन है कि सख्त प्रवेश परीक्षा को प्रोत्साहित करती है। सी तथ्यों पर यकीन शामिल करती है, और सी हाशिए समूह को से शिक्षा को शामिल करती है। अब देखिए आंसर, तो अगर हम लोग ध्यान दें तो सख्त प्रवेश परीक्षा, सख्त जो प्रवेश परीक्षा है, तो या तो इसे गलत हो गया, सख्त प्रवेश परीक्षा समावेशी नहीं करेगी। तथ्यों पर, केवल फैक्ट पर डिपेंड करेगी, यह भी गलत हो जाएगा। अब दो में टक्कर है, कक्षा में विविधता का आनंद लेती है, और डी नंबर हाशिए, मतलब जो सबसे निचले तबके हैं के समूह में शिक्षा को शामिल करती है वहाँ तक। तो इसका आंसर देखिएगा, इसके आंसर से पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जहाँ पे समावेशी शिक्षा को क्लियर किया गया है। अब देखिए समावेशी शिक्षा यहाँ पर समावेशी शिक्षा वह मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ है जहाँ पे हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे देखिए, यह व्हील चेयर पे लड़की है, या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, यहाँ पे यह गर्ल्स है, यहाँ पे यह बॉयज है, यह भी फिजिकल हैंडीकैप्ड लग रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे टीचर हैं, मतलब शिक्षिका महोदया हैं, वह सबको पढ़ा रही हैं। मतलब हर तरह के बच्चे को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें विविधता है, विविधता वाले बच्चे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, यह लग रही है कि अर्बन नहीं, सॉरी, रूरल, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाली लड़की है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लग रहा है ना कि यह ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने वाली लड़की है, जबकि इसको देखिए लग रहा है कि यह शहरी परिवेश से आती है। तो जहाँ पे हर तरह का इन्वायरमेंट हो, हर तरह के बच्चे हों, काफ़ी टैलेंटेड, मध्यम गति के या उससे भी बिलो हो, तो वैसे क्लास को हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा। क्लियर। तो अब आई थिंक आप लोग को आंसर क्लियर हो गया होगा। आंसर क्या होगा, तो कक्षा में विविधता का आनंद लेना। उसमें समावेशी शिक्षा क्या हुआ, समावेशी शिक्षा हुआ मतलब जिसमें सम मतलब समान, आवेशी मतलब सबको समान लेकर चला जाए, एक समान आवेशित किया जाए, एक समान शिक्षा को जोड़ा जाए, तो वह समावेशी शिक्षा में। इस तरह इसके शाब्दिक अर्थ को भी देखेंगे तो क्लियर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में विविधता का आनंद लेना। जो अलग अलग परिवेश से बच्चे आ रहे हैं, वो फिजिकल हैंडीकैप्ड भी हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर वाले भी बच्चे हो सकते हैं, तो वह सबका आनंद लेना समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा समावेशी शिक्षा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप लोग बार बार पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कॉमन टॉपिक जो बार क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से यह टॉपिक भी है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो दर्पण चित्र परीक्षण है, परीक्षण को दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। तो जो दर्पण चित्र परीक्षण है यह किसको मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसके आंसर से पहले दर्पण चित्र परीक्षण क्या है, यह दर्पण चित्र परीक्षण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दर्पण चित्र परीक्षण या निशान परीक्षण या दर्पण आत्म परीक्षण को
सन 1970 ईस्वी में मनोवैज्ञानिक गॉर्डन जी ग्लैप जूनियर, ग्लैप याद रखिएगा, ग्लैप जूनियर, इन्होंने दर्पण चित्र परीक्षण को दिया। और इसमें इन्होंने क्या बताया, तो इसमें यह बताया कि यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है और इसके आधार पर हम सीखने की दर को अर्थात अधिगम की गति को मापने का काम करते हैं। सीखने की दर को क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं, जिसका मूल्यांकन अनुरेखण गति और सटीकता के अनुसार किया जाता है। साथ ही गुणात्मकता और प्रतिक्रियात्मकताओं के संदर्भ में आंका जा सकता है। दर्पण छवि अनुरेखण परीक्षण में एक दृश्य और स्थानिक कार्य शामिल है। तो सन 1970 ईस्वी में गैपलर जूनियर ने एक सिद्धांत दिया जिसे दर्पण चित्र परीक्षण कहे, और यह क्या करता है, यह सीखने की गति अर्थात अधिगम की गति को मापने का कार्य करता है। याद रखेंगे, यह सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, किसके कितने भेद, वाक्य के, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, छूट गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8, 7, 5, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन, विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधात्मक वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। यह याद रखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और वह कौन कौन, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, संभव हो तो कॉपी में नोट कर लेंगे। यह भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। इससे पिछले वाले स्लाइड का जो क्वेश्चन था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, 8 भेद का हमने नाम बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गीत रचने वाले को क्या कहते हैं, गायिका कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं, गीतकार कहते हैं, गायक कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, गीतकार कहते हैं। जो गीत को रचने का काम करेगा वो गीतकार कहलाएगा। तो ठीक है, गायिका क्या है, तो जो स्त्री गीत गाने का कार्य करती है वो गायिका है। ग्रंथकार जो ग्रंथ लिखने का कार्य करता है वो ग्रंथकार, और जो पुरुष गीत गाता है उसे गायक। क्लियर, एक बार और देख लेते हैं। जो गीत रचने वाला गीतकार, ग्रंथ रचने वाला ग्रंथकार, जो स्त्री गीत गाती है वह गायिका, जो पुरुष गीत गाता है वह गायक। क्लियर, तो आज हम लोग यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप में। इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आप किसी भी स्टडी ग्रुप में व अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो स्टडी रिलेटेड हो या फेसबुक ग्रुप स्टडी रिलेटेड हो तो वहाँ पे इसे जरूर शेयर करें। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों को उपलब्ध हो सके। और डेली मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को हैबिट में डालिए ताकि आपको जो मॉर्निंग में वीडियो दिया जा रहा है वह आप उससे अधिक सीख सकें।